बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। लेक्चर नंबर है 93, लेसन नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं। लेसन नंबर 6 में प्रीवियस लेक्चर्स में हम अपने इसकी ट्रांसलेशन और कुछ वर्क पेजेस भी कर चुके हैं। आज हम इसके रिमेनिंग वर्क पेजेस और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायदे आजम हैव इन हिज नेशन। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को अपनी कौम पर कितना एतमाद था या कितना कॉन्फिडेंस था। आंसर है द कायद हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज नेशन। कायदे आजम को अपनी कौम पर बहुत ज्यादा एतमाद था। ही न्यू दैट हिज पीपल वर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल। वो जानते थे कि उनके लोग उम्दा मवाद से बने हुए थे। ठीक है, जैसे कि हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि उन्होंने उनसे कहा था कि आप उम्दा मटेरियल और उम्दा मवाद से बने हुए हैं और किसी से भी कम नहीं हैं। इसीलिए उनको अपनी कौम पर कॉन्फिडेंस था और उन पे एतमाद था। व्हाट वाज कायद्स कंसेप्ट ऑफ आवर नेशन। कायद का हमारी कौम के बारे में क्या तस्वुर था। आंसर है द कायद सेड दैट दे वर अ नेशन विद डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कायदे आज़म ने कहा कि वो यानी मुस्लिम्स की बात हो रही है, वो एक इम्तियाजी सकाफत और तहजीब के साथ एक कौम है। He said that they had their own distinctive outlook on life. उनका जिंदगी के बारे में एक इम्तियाजी नुक्ता नज़र है, मतलब कि उनका रहन सहन, उनकी दूसरी जो सिविलाइजेशन है, तहजीब, रिवायात, रस्म व रिवाज जो भी हैं वो सारे मुख्तलिफ हैं और नुमायाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है What was the ideology of Pakistan in view of कायदे आज़म। कायदे आज़म की नज़र में पाकिस्तान का क्या नज़रिया था। The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that they were an independent nation and could not be merged with any other nation. Could not be merged. उनका बुनियादी तस्वुर ये था कि मुसलमान एक अलग कौम है और वो किसी दूसरी कौम के साथ जम नहीं हो सकते, मतलब कि दूसरी कौम में मिक्स नहीं हो सकते। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट कैन बी पॉसिबल सॉल्यूशंस टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। हमारी मौजूदा मुश्किलात के लिए क्या सॉल्यूशन या क्या उनका हल हो सकता है। आंसर है वी शुड फॉरगेट आवर डिफरेंसेस, वी मस्ट वर्क एज यूनाइटेड नेशन। हमें अपने इख्तिलाफात को भूल जाना चाहिए और हमें एक मुत्तहिद कौम के तौर पर काम करना चाहिए। इन दिस वे वी कैन सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। इस तरह से हम अपनी मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। ठीक है, अगर हम मुत्तहिद ही नहीं होंगे, हमें डिसयूनिटी होगी और हम अपने डिफरेंसेस को ही ख़त्म नहीं करेंगे, इख्तिलाफात को ख़त्म नहीं करेंगे, तो दुश्मनों का मौका मिल जाएगा हम पे काबू पाने के लिए। इसी तरह से हमें खुद को यूनाइटेड होना चाहिए और अपने डिफरेंसेस को ख़त्म कर देना चाहिए ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी मुश्किलात को सॉल्व कर सके, हल कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन। हम किस तरह से एक मजबूत कौम बन सकते हैं। द कायद एडवाइज्ड आवर यूथ इट इज नाउ अप टू यू टू वर्क एंड वी आर बाउंड टू सक्सीड। कायदे आज़म ने हमारी नौजवान नस्ल को नसीहत की थी कि ये अब आप पर मुनहसर है, काम काम और काम, और कामयाबी हमारे लिए यकीनी है। By following this advice of our कायद, we can become a strong nation. इस नसीहत पर अमल करते हुए हम अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। इसके बाद जो ग्रामर के एक्सरसाइज में कुछ वर्क पेजेस हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, कुछ जो रिमेनिंग है वो हम आज करेंगे। सबसे पहले है डिनोटेशन। डिनोटेशन इज अ लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड्स। यानी डिनोटेशन किसे कहते हैं, किसी भी लफ्ज के लुग़वी मायने को। लुग़वी मायने मतलब कि जो लुगत में होते हैं या जो डिक्शनरी में दिए जाते हैं, उसको डिनोटेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल इसकी है स्नेक। स्नेक इन डिक्शनरी विल हैव मीनिंग स्केली एंड लेगलेस। मतलब डिक्शनरी में इसका मीनिंग होगा कि जो ऐसा जानदार जो कि छिलकों वाला हो और जिसकी टांगे नहीं होती। ठीक है, द डिनोटेशन रेफर्स टू मोस्ट बेसिक मीनिंग ऑफ अ वर्ड, जो उसका सबसे ज्यादा बुनियादी मीनिंग यानी जो चीज हमें जैसे नजर आती है
उसी तरह से उसका जो मीनिंग होता है वो क्या कहलाता है? डिनोटेशन, मतलब कि उसकी लुगत में जो मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट है कॉनोटेशन। कॉनोटेशन कहते हैं इस्लाही मायने को, ठीक है। कॉनोटेशन किसे कहते हैं? इस्लाही मायने को। कॉनोटेशन रेफर्स टू द आइडिया दैट इज सजेस्टेड बाय और एसोसिएटेड विद अ वर्ड। सजेस्टेड बाय और एसोसिएटेड विद अ वर्ड। कॉनोटेशन एक ऐसे लफ्ज की तरफ इशारा करता है जिससे कोई भी ख्याल तजवीज किया जाता है या फिर उसको ताल्लुक जोड़ा जाता है। एसोसिएटेड मतलब ताल्लुक जोड़ना, ठीक है। द कॉनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड एग्जिस्ट टुगेदर विद द डिनोटेटिव मीनिंग्स। मतलब कॉनोटेशन एक वर्ड का मीनिंग, डिनोटेटिव मतलब लुग़वी मायने भी होता है जो लुगत में डिक्शनरी में दिया जाता है, और दूसरा उसका इस्लाही मायने भी होता है। एग्जाम्पल इसकी है, द कॉनोटेशन फॉर द वर्ड स्नेक कुड इंक्लूड इवल और डेंजर। मतलब के लफ्ज अगर हम स्नेक यूज करते हैं तो ये बुराई और खतरे से भी रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है? जैसे हम कहते हैं कि वो अगर कोई शख्स या कुछ इस तरह से जो कि खतरा बन रहा होता है वो क्या कहलाता है? स्नेक कहा जाता है, ठीक है। सांप की तरह क्यों कहा जाता है? सांप हमेशा हर एक को जैसे डर लगता है, खतरा होता है ना हर एक को उससे, ठीक है। इसीलिए उसको कहा जाता है कि स्नेक खतरे की अलामत होती है। क्यों? क्योंकि चाहे कोई भी शख्स हो तो वो उससे घबराता डरता जरूर है, वो डेंजर होता है। समझ आ गया? अब यहाँ पे ये इसका स्नेक का डिनोटेटिव मीनिंग था लेगलेस और स्केली, जबकि इसका कॉनोटेटिव मीनिंग था इवल और डेंजर, ठीक है। इट हैज अ कॉनोटेशन ऑफ समवन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ऐसी कॉनोटेशन, ऐसी इस्तिलाह है कि जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कॉनोटेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मस्बत और नेगेटिव मनफी दोनों हो सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। कॉनोटेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो इस्लाही मायने हैं एक लफ्ज के, किसी भी लफ्ज के जरूरी नहीं है कि उसके नेगेटिव मीनिंग ही हो, बल्कि कुछ वर्ड्स के पॉजिटिव मीनिंग भी होते हैं। अच्छी इस्लाह भी उसमें लाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब वैसे भी आप सब लोगों ने तकरीबन किया होगा। यहां पे हम दोबारा से देख लेते हैं। एडवर्ब्स हैं अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब क्या कहता है? जो कि किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में और ज्यादा बताता है। किसी भी एक्शन के बारे में हमें यह बताता है कि उस काम को किस तरह से किया गया है, तो ये क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। सिंपली कि किसी काम को कैसे, कब, क्यों, किस तरह से किया गया, वो एडवर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल इसकी है, शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली। अब सिंगिंग क्या है? वर्ब है, और ब्यूटीफुली क्या है? एडवर्ब है। कुछ एडवर्ब्स वर्ब से पहले भी आते हैं, कुछ एडवर्ब्स वर्ब के बाद भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली, वो खूबसूरती से गा रही थी। यानी वो गा किस तरह से रही थी? खूबसूरती से, बहुत अच्छे अंदाज से गा रही थी, ठीक है। ये होता है एडवर्ब, जो किसी भी एक्शन को, किसी भी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग्स में और ज्यादा हमें बताता है। वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स, when we use the to before the first form of the verb, it is called infinitive of verb. जब हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाते हैं तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है। इन्फिनेटिव यानी उसके मीनिंग्स को लामहदूद कर दिया जाता है, स्पेसिफिक नहीं किया जाता, बल्कि लामहदूद कर दिया जाता है वो इन्फिनेटिव। समटाइम्स इन्फिनेटिव विदाउट टू इज यूज्ड। बाज़ औक़ात इन्फिनेटिव को टू के बगैर भी इस्तेमाल किया जाता है।
एग्जाम्पल्स इसकी देखें, यू आर फ्री टू गो टू योर मसाजिद। अब इसमें क्या है, ये जो है टू गो, ये क्या दिया हुआ है, इन्फिनिटिव है, यानी आप अपनी मसाजिद में जाने के लिए फ्री हैं, कोई आपको आजाद है, कोई आपको बाउंड नहीं करता कि आप अपनी मसाजिद में नहीं जा सकते। सेकंड एग्जाम्पल है, ही मेड पीपल वर्क, उसने लोगों को काम पर लगाया। वर्क क्या है, यहाँ पे काम, इन्फिनिटिव वर्ब है, ठीक है, समझ आ गया। इसमें टू गो लगाया, जबकि हमने इसमें टू नहीं लगाया। नेक्स्ट हमारे पास है जेरेंड। अ जेरेंड इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच एंड्स इन ing, जो कि एंड होती है ing पे, एंड हैज द फंक्शन ऑफ नाउन। किसका फंक्शन होता है, नाउन का, यानी ऐसा वर्ड जो कि ing एंडिंग पे होता है लेकिन वो एक नाउन का काम दे रहा होता है, वो जेरेंड कहलाता है। जैसे कि पेंटिंग। अब अगर आप देखें पेंटिंग, हम उसमें भी ही इज डूइंग या ही इज पेंटिंग, वो पेंटिंग कर रहा है, जबकि दूसरा है पेंटिंग इज गुड फन, पेंटिंग करना एक अच्छा फन है, एक अच्छा काम है। आई लाइक पेंटिंग, अब इसमें पेंटिंग क्या है, एज ए नाउन, कि मुझे पेंटिंग्स पसंद है, मुझे पेंटिंग्स पसंद है। ये हमने एज ए नाउन यूज किया तो हम इसको क्या कहेंगे, जेरेंड कहेंगे। क्या कहेंगे, जेरेंड कहेंगे, ठीक है। ऐसा वर्ड जो कि या वर्ब की ऐसी फॉर्म जो कि ing पे एंड होती है लेकिन उसका फंक्शन, उसका काम क्या होता है, नाउन का, एक सेंटेंस में एज अ नाउन वो आता है, तो उसको हम जेरेंड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशनल टाइप 3। इसी एक्सरसाइज में कंडीशनल टाइप 3 है। कंडीशनल्स, हम कंडीशनल मतलब के किसी भी सेंटेंस को फुलफिल करने के लिए दो शराइत या एक शर्त दी जाती है, उसको कि एक शर्त के साथ ही उसका वो सेंटेंस पूरा होता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंडीशनल टाइप 3, अनफुलफिल्ड कंडीशंस के जिसमें काम पूरा नहीं किया जाता, ठीक है, काम ना करने की शर्त होती है, ठीक है। कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप से दैट समथिंग डिड नॉट हैपन। ये क्या बताते हैं, कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप हमें ये बताते हैं कि इसमें कोई भी काम नहीं किया गया बिकॉज ऑफ अ सर्टेन कंडीशन, एक मखसूस शर्त की वजह से, वॉज नॉट फुलफिल्ड, क्योंकि एक मखसूस शर्त जो उस काम को करने के लिए रखी गई थी, जो शर्त जो जरूरी था वो नहीं किया गया, वो कर नहीं पाए, इसीलिए हम इसको कंडीशन अनफुलफिल्ड कंडीशंस कहते हैं। एग्जाम्पल है, इफ यू हैड कम टू मी, अगर आप मेरे पास आते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं आपकी मदद करता। पहली कंडीशन क्या थी कि अगर आप मेरे पास आते, ठीक है। अब वो जब आया ही नहीं तो उसने उसकी हेल्प भी नहीं की, ठीक है। उसने यही कहा कि अगर आप मेरे पास आते तो मैं आपकी मदद करता। जब वो उसके पास आया ही नहीं तो उसकी मदद भी नहीं कर सका। इफ यू स्टडीड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम्स, अगर आप सख्त मेहनत करते अपनी स्टडी में, अपनी तालीम में, यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम्स, आप अपने इम्तहानात पास कर सकते थे। जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि जो बच्चे अच्छा नहीं पढ़ते, अपनी स्टडीज को लेकर सीरियस नहीं होते और वो सख्त मेहनत नहीं करते तो उनका रिजल्ट भी वैसे ही बुरा आता है या वो पास भी नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सख्त मेहनत करते हैं तो वो पास भी हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स भी ले लेते हैं। इसलिए यहाँ पे यही कहा गया, इफ यू स्टडीड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम्स। दूसरा इसमें कंडीशनल में क्या होता है कि अगर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है इफ कंडीशन में, इफ क्लॉज में, तो हम इसमें यूज करते हैं मेन क्लॉज में वुड हैव। क्या यूज करेंगे, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। किसी भी कंडीशन या किसी भी काम को पूरा ना किया जाए तो जो उसकी मखसूस शर्त होती है वो पूरी ना की जाए तो वो काम भी पूरा नहीं होता। ये कंडीशनल टाइप 3 होती है और ये अनफुलफिल्ड कंडीशंस कहलाती हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कंप्लीट द फ्रेजेस बाय एडिंग जेरेंट्स। जेरेंट्स हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो नाउन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, एंडिंग आईएनजी फॉर्म पे होती है, लेकिन वो नाउन का फंक्शन देता है, तो ये क्या कहलाता है? जेरेंट कहलाता है। इसी में हमने सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। गुड एट टीचिंग। नंबर 2 है अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, बैड एट ड्राइविंग, टायर्ड ऑफ डूइंग। ठीक है, यहां तक ये हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसको रिवाइज भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।